हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान फिर से। तो आज जो है बैंकिंग रिफॉर्म्स का जो हमने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर किया था, तो आज सेकंड लेक्चर है। इसमें जो हम नेशनलाइजेशन के बारे में देखेंगे, उसका क्या कारण था, क्या ऑब्जेक्टिव था जिसके लिए नेशनलाइजेशन बैंकों का किया गया, कमर्शियल बैंकों का, प्राइवेट बैंकों का, गवर्नमेंट ने ओवरटेक किया, उसको क्यों किया, ऑब्जेक्टिव क्या थी उसकी, और क्या उसका नतीजा निकला, उसको हम देखेंगे डिटेल में। और फिर पहले वीडियो में हमने ये SBI को और बाकी नेशनलाइजेशन को और प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस बैंकिंग को हमने कवर किया था। तो अगर आपसे मिस हो गया तो जरूर आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देखें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आगे के वीडियो में हम नसीमम कमेटी को डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, और बाकी जो वीडियो है हमारा हिंदू एनालिसिस और पॉलिटी का वीडियो है उसको जरूर आप देखें। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में कहा था कि दो बार नेशनलाइजेशन बड़े स्तर पे हुआ, 1969 और 1980s में। 1969 में 14 जो कमर्शियल बैंक थे उसको गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया, ओवरटेक किया, और 1980 में 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। तो टोटल अगर हम देखें तो 20 बैंक हुए। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था 1955 में, और RBI को नेशनलाइज किया गया था 1949 में। तो 1969 में आपका स्टेट बैंक सिर्फ एक ही वो बैंक था जो प्राइवेटली ओन नहीं था, बाकी सारी बैंक जो थे वो प्राइवेटली ओन थे। और जो 14 बैंक किए गए 1969 में, जैसे कि इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जिसको आज हम देखते हैं, यूको बैंक, ये 14 बैंक 1969 में नेशनलाइज किए गए। और 1980 में पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बेसिकली नेशनलाइज किया गया 1980s में। तो नेशनलाइजेशन क्यों किया गवर्नमेंट ने, क्या कारण था? तो कुछ तो हमने देखा प्रीवियस वीडियो में कि बैंकिंग कैसी थी प्री इंडिपेंडेंस में और पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कारण था नेशनलाइजेशन करने का, गवर्नमेंट ने क्यों उसको ओवरटेक किया। और जो कुछ कारण जिसको हम देखेंगे, न्यूमरस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रीच एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट। तो जो क्रेडिट है, मतलब बेसिकली फंड देना था अलग अलग सेक्टर्स को, या गवर्नमेंट को चाहिए था, या किसी डेवलपमेंट के लिए चाहिए था, या फार्मर्स को चाहिए, इंडस्ट्रीज को चाहिए, तो उससे काफी प्रॉब्लम था, लोगों को क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था, प्रॉब्लम था। रिच जो है बेसिकली कहे अगर हम, तो अर्बन एरिया में ही पैसा मिल क्रेडिट दे पा रही थी बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक थे, जो प्राइवेट बैंक थे, वो रूरल एरिया में नहीं जा रहे थे। और क्रेडिट जो है कुछ गिने चुने लोगों को ही मिला, जैसे बड़े बड़े बिजनेस को ही क्रेडिट आप दे रहे हैं, फाइनेंस दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, ये एक कारण था। इसके अलावा 350 प्राइवेट बैंक तकरीबन फेल्ड हो गए 1947 से लेकर 1955 के बीच में। आप समझ सकते हैं, तकरीबन 40 बैंक हर साल जो है उस समय फेल हो रहे थे, क्लोज हो रहे थे, बंद हो रहे थे। इससे क्या हुआ था, डिपॉजिटर जिनका पैसा यहाँ पे लगा हुआ था वो सारा डूब रहा था, और गवर्नमेंट इसमें कुछ कर नहीं पा रही थी, और डिपॉजिटर्स का विश्वास जो है बैंकिंग सेक्टर से उठ रहा था। तो इसको देखते हुए भी गवर्नमेंट ने इस नेशनलाइजेशन का कदम उठाया कि भाई सारे प्राइवेट बैंक को हम कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा कॉमर्शियल बैंक जो थे वो कैटरिंग टू लार्ज इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस, इग्नोरिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जैसे हमने कहा कि कुछ सेक्टर को ही ये लोन दे रहे थे कॉमर्शियल बैंक, ओके, ये कुछ बिजनेस फैमिलीज ही इसको ओन करती थी, जितने भी प्राइवेट बैंक थे। तो उनका इंटरेस्ट जो था कि बड़े बड़े बैंकों को, बड़े बड़े कंपनी को ही हम लोन दे, फार्मर्स को या एग्रीकल्चर सेक्टर को या छोटे बिजनेसेस को वो लोन नहीं दे रहे थे। तो ओनली 2.3% ऑफ बैंक लोन वे चैनल टू फार्मर्स। 1950 तक अगर हम देखें तो सिर्फ इतना ही परसेंट बैंक लोन जो है फार्मर्स को दिया गया। 14 बड़े बैंक जो थे जिनका नेशनलाइज किया गया, वो तकरीबन 70% ऑफ डिपॉजिट इनके पास था। तो आप समझ सकते हैं कि ये 70% ऑफ डिपॉजिट जो है उसमें सिर्फ 2.3% आपको जो फार्मर्स को मिल रहा है। जब बाकी लोन जो कहाँ जा रहा है, लार्ज इंडस्ट्रीज को। तो बेसिकली ओवरऑल ग्रोथ जो चाहिए हमको, इक्विटी जो चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट जो चाहिए गवर्नमेंट को करना है, वो नहीं हो पा रहा था। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू मेक क्रेडिट अवेलेबिलिटी इजी फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। तो गवर्नमेंट का मेन एम था कि प्रायोरिटी सेक्टर जो है गवर्नमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसको आसानी से फंड मिले, लोन मिले। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गई, ट्रेडर्स, छोटे बिजनेस हो गए, छोटे इंटरप्रेनर्स हो गए, नए जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको आसानी से कर्ज मिल सके, ये गवर्नमेंट का मोटिव था, जिसके लिए उन्होंने नेशनलाइजेशन को लेके आई। ऑब्जेक्टिव क्या था कि ओनरशिप जो है बैंकों का कंट्रोल जो है कि कुछ फैमिली जिसको कंट्रोल करी पूरे बैंकिंग सेक्टर को, उससे हटाना, और जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है उससे हमें हटना, और जो बेसिकली इकोनॉमिक, आप कह सकते हैं इकोनॉमिक इक्विटी जो है वो लेके आना देश में, बाकी लोगों को भी जो है बेसिकली वेल्थ मिल सके, फंड मिल सके और पैसा मिल सके, ताकि वो ग्रो कर सके। सफिशिएंट क्रेडिट देना, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, एक्सपोर्ट सेक्टर हो, जिस सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए पैसा चाहिए, उनको पैसा दिलवाना, ये भी इसका एम था।
बैंक टू मेक बैंक इज अ पार्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग। तो गवर्नमेंट उसमें प्लानिंग करती थी, आपने सुना होगा प्लानिंग कमीशन था पहले। तो प्लानिंग जो होती थी 5 ईयर प्लानिंग, इसमें गवर्नमेंट को बहुत सारा फंड चाहिए होता है। अलग अलग सेक्टर का डेवलपमेंट का इसमें टारगेट होता है कि भाई इस 5 साल में हम एग्रीकल्चर को ग्रोथ हम इतना 4% करेंगे, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हम इतना करेंगे, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ इतना होगा, इस रूरल एरिया का इतना ग्रोथ होगा आपका। तो ये सब बेसिकली जो टारगेट है गवर्नमेंट का प्लानिंग में, इसके लिए ऑब्वियस सी बात है पैसा चाहिए, आपको फंड चाहिए। तो वो फंड कैसे आएगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक तो वो दे नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इसको नेशनलाइज करने की जरूरत है, ताकि गवर्नमेंट के पास वो क्रेडिट आए, गवर्नमेंट के अंदर में वो पैसा आए और गवर्नमेंट उसको प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए यूज कर पाए। मोबाइलाइज सेविंग फ्रॉम मासेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है कि उस समय क्या था, सेविंग्स अगर हम जैसे अभी आज हम देखते हैं हम बैंकों में सेविंग्स करते हैं, तो इससे गवर्नमेंट को भी काफ़ी फायदा होता है, कि गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए, वो पैसा जो है अगर बैंकों के पास है तो गवर्नमेंट को सस्ते दरों में, सस्ते पैसे ब्याज में वो पैसा जो यूज कर सकती है और डेवलपमेंट कर सकती है। अगर ये पैसा बैंकों के पास नहीं होगा, लोग सेविंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, गवर्नमेंट को जो बाहर से देशों से कर्जा लेना पड़ेगा, जिसका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी हाई होता है और उसको चुकाना भी आपको बाहर की करेंसी में होगा, तो वो निगेटिव इम्पैक्ट होता है एक कंट्री के इकोनॉमी पे। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन था नेशनलाइजेशन करने का। शिफ्ट फ्रॉम क्लास बैंकिंग टू मास बैंकिंग। क्लास बैंकिंग जैसे कि आप जानते थे, कुछ बिजनेस को ही आप फेवर कर रहे हैं तो क्लास बैंकिंग। मास बैंकिंग मतलब हम प्रायोरिटी सेक्टर और सभी को, रूरल हो अर्बन हो, सभी एरिया में हमको बैंकिंग सेक्टर को पहुंचाना। तो ये एक है ना ऑब्जेक्टिव था। एक्सटेंड बैंक टू रूरल एंड अनबैंक्ड एरिया। जो अनबैंक्ड एरिया है, जो रूरल एरिया है, वहां पर भी हमको बैंकिंग को लेके जाना, ये भी इसका काफी एक बड़ा एम था और नेशनलाइजेशन का, ताकि हम वहां पे ब्रांचेस खोल सके, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स थे वो बेसिकली इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो रूरल एरिया में जाकर ब्रांचेस खोलें। तो इसीलिए अनबैंक्ड एरिया जहाँ पे बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक जाना ही चाहते हैं, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाए तो गवर्नमेंट अपना जो प्लानिंग है, उनका जो रेगुलेशन है, तो वो गवर्नमेंट जो है बैंकों को, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए रूरल एरिया, अर्बन एरिया, सारे एरिया बराबर उनको डेवलप करना है। स्पेशली प्रायोरिटी होती है गवर्नमेंट की कि भाई रूरल एरिया को हम डेवलप करें। इसीलिए ये जो अगर हम नेशनलाइज हो जाएगा, गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा वो, तो क्या होगा, गवर्नमेंट जो रूरल एरिया में और बाकी डायरेक्ट कर सकती है बैंक को कि भाई आप जो जो एरिया में बैंकिंग सेक्टर नहीं है वहाँ पे आप जाइए, आप ब्रांचेज खोलिए। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था। एंड इंकरेजिंग न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेनर्स। तो ये कैसे होगा, क्योंकि जैसे हमने देखा कि बैंक जो है, उस समय जो बैंक थे वो नए एंटरप्रेनर्स को या छोटे व्यापारियों को कर्जा नहीं दे रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा तो गवर्नमेंट जो है इन जो नए व्यापारी है, जो नए बिजनेस चलना चाहते हैं, उनको भी फंड मिल सकेगा और नए क्लास ऑफ इंटरप्रेनर्स आ सकेंगे। इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, सामान का दाम जो है सही होगा, और जो मोनोपोली अगर कहीं है, मोनोपोली भी कम हो पाएगी। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव था, इसको आप मेजर ऑब्जेक्टिव की तरफ से देखें। इससे रिलेटेड भी कितने जैसे मैंने बताया आपको, तो उस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं पॉइंट्स वाइज, अगर ज़्यादा आपको पॉइंट लिखने हो तो। अब हम आते हैं इम्प्लीकेशन, उसका रिजल्ट क्या हुआ नेशनलाइजेशन का। तो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन की बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट एंड फाइनेंशियल सेविंग्स। बहुत सारे लोग जो बैंकों में उन्होंने पैसा जमा किया, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर था बैंक, तो लोगों को भी एक सेटिस्फेक्शन था कि भाई गवर्नमेंट हमारा अगर डूबेगा नहीं बैंक, और डूबेगा भी तो गवर्नमेंट हमें पैसा वापस कर देगी। तो ये एक सेटिस्फेक्शन के कारण लोगों ने बैंकों में डिपॉजिट किया पैसा। रीजनल इम्बैलेंसेज कम हुआ। रूरल एरिया में जो छोटे एरिया थे, जो टायर 2 टाउन, टायर 3 टाउन जो थे, वहाँ पे भी बैंक का पहुंच बढ़ा, बैंकों ने ब्रांच खोला वहाँ पर। क्रेडिट एक्सपेंशन हुआ, जो फार्मर्स को या प्राइवेट सेक्टर्स को भी क्रेडिट मिला, पैसा मिला, जो अभी तक सिर्फ बड़े बिजनेस को मिलता था, बाकी लोगों को ही मिला। ग्रीन रिवोल्यूशन में फायदा हुआ इससे काफ़ी, अगर हम देखें तो। और गवर्नमेंट सक्सीड इन पार्शियली मीटिंग गोल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इस डेवलपमेंट एजेंडा। तो क्योंकि बैंकिंग सिस्टम गवर्नमेंट के अंदर आ गया, तो गवर्नमेंट के पास एक काफ़ी फंड आया, जिसको यूज करके गवर्नमेंट ने अपना जो उसका डेवलपमेंट एजेंडा था, जो प्लानिंग जो थी उसकी, उसको वो इम्प्लीमेंट करने में जमीनी स्तर पर काफ़ी सक्सेसफुल रही, बैंकिंग सेक्टर के नेशनलाइजेशन के कारण। इसके साथ कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा नेशनलाइजेशन का, जैसे कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन अभी भी हम देखते हैं, पहले भी था आपका। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, तो पॉलिटिशियन ने उनको काफ़ी है ना बेसिकली उसमें चेंजेस लाए, उसको इफेक्ट किया उसका इंटरवेंस करके, जिससे बैंकों का प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी इफेक्ट हुआ। आज भी हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो बहुत सारे बैंक्स है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की है। तो बैंकिंग ऑपरेशन में इफेक्ट हुआ कि भाई आप जो है हमारे एरिया में बैंक बनाओ, ब्रांच लेके आओ, जबकि वहाँ पे कोई लोग नहीं है, क्रेडिट नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है बैंकिंग ऑपरेशंस को इफेक्ट किया इसने। इसके अलावा अगर हम देखें तो
फार्मर्स को तो लोन मिला, लेकिन ज़्यादातर जो लोगों को लोन मिला, जैसे फार्मिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो वेल ऑफ फार्मर्स को ज़्यादा लोन मिला, ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ कंपेयर टू छोटे फार्मर्स को। छोटे स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स को लोन उतना नहीं मिल पाया। बहुत बार बैंकों ने कोलेट्रल मांगा उनसे, जो कि वो देने के सक्षम में नहीं थे। उनके पास टेनेंसी राइट भी नहीं था, ज़मीन का पट्टा नहीं था। इस कारण से बेसिकली हम कहें तो वेल ऑफ फार्मर्स को ज़्यादा इससे बेनिफिट हुआ। तो एक तरह से डिस्टिंक्शन अभी भी बना हुआ था कि भाई अभी भी बैंक जो है वो जिसको प्रायोरिटी सेक्टर्स को जहाँ उसको जाना था, वहाँ पे भी वो पहुँच नहीं पा रहा था। A large part of population remained outside the banking nets। बहुत सारे लोग अभी भी उस समय भी बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। अभी भी हम देखें तो जनधन योजना गवर्नमेंट लेके आई थी, तो ये इसीलिए था कि बहुत सारे लोग जो बैंकों जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उनके पास कैश क्या नाम है वो मनी लेंडर्स के पास जाते हैं पैसा के लिए। तो ये अभी भी हम देखते हैं काफ़ी जगहों पर। तो उस समय भी था आपका नेशनलाइजेशन के बाद भी बहुत सारे लोग जो है बैंकिंग सेक्टर से बाहर थे, अचूक थे। पीएसबी जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो बन गए कंटिन्यू टू स्ट्रगल विथ हाई लेवल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आज भी हम देखते हैं, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हम देखें तो ज़्यादा है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, ये आप ना मेरा वीडियो है उसको आप जरूर देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में जा करके। आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर हमारा वीडियो है, उसको आप समझे कि क्या होता है एग्जैक्टली। उसके अलावा मैनेजरियल इनफिशिएंसी था, क्योंकि सरकारी बाबू की तरह वो काम कर रहे थे जो ऑफिसर्स थे, तो उसके कारण जो है वर्किंग कंडीशन वहाँ पे अच्छी नहीं थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। आज हम देखें तो धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म आया वहाँ पर कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और इस कारण से उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी ऑपरेशंस है वो हैम्पर हुआ। तो फ्रेंड्स ये था आपका सेकंड पार्ट बैंकिंग रिफॉर्म्स को लेकर के। होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन जो वीडियोज हैं जो भी हम अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा द हिंदू एनालिसिस जो है डेली का आप जरूर देखें, इससे आपका जो न्यूज़पेपर कवरेज है वो आधे घंटे में आप पूरा न्यूज़पेपर को कवर कर पाएंगे और इंपॉर्टेंट नोट्स को आप लिख पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।